सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हिंदी इतिहास से संबंधित इतिहास ग्रंथ से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम कर चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला शुरू है आदिकाल से संबंधित। धीरे धीरे हम श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी अन्य गद्य विधाएं मतलब नाटक, उपन्यास, सभी के ऊपर हम अलग अलग से क्वेश्चन करेंगे। हमारी श्रृंखला अभी शुरू है आदिकाल से संबंधित। आदिकाल से संबंधित हमने 135 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसके 5 वीडियो बने हैं। आज हम 136 से शुरू कर रहे हैं, जो हमारा छठा वीडियो है। चलिए शुरू कर दें। हमारा 136 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अब्दुल रहमान है, मलिक मोहम्मद है, अबुल कलाम है या अबुल हसन है? तो क्या आएगा? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन है, और इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया है। चलिए डिटेल्स भी पढ़ते रहेंगे इसके साथ साथ समझ के। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? हमने थोड़ी देर पहले की वीडियो में पढ़ा था हमने स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रप्रदाय और जगनिक। तो किसको बताया? विद्यापति को कहा गया राजशेखर। हाँ जी, देखिए आराम से इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। किसको कहा है? पदावली के जो श्रृंगारिक पदों की मादकता है उसको नागिन की लहर कहा है। किसने? निराला ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से भी विभूषित किया गया था। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। ठीक है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विजय सिंह सूरी हैं, जायसी हैं, विद्यापति है और अमीर खुसरो हैं। तो कौन है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। हाँ जी, देखिए कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति हैं। यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। किसने कहा इस रचना को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत्य, ये सभी संस्कृत भाषा में। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में है, जबकि पदावली और गोरक्ष विजय जो नाटक है वो मैथिली भाषा में है। देखिए कीर्ति लता कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में है, पदावली और गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में। बाकी सभी रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? चंद्रप्रदाय जाने जाते हैं, विद्यापति, हेमचंद्र और अमीर खुसरो। तो कौन जाने जाते हैं पहेलियों और मुकरियों के लिए? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। देखिए अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि हैं। हाँ जी, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। क्या रहा है? सामाजिक चेतना रही है, आश्रय
धार्मिक चेतना और राष्ट्रीयता किसकी रही है? आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित क्या रहा है? सामाजिक चेतना उपेक्षित रही है। आश्रय 140 का क्वेश्चन है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही है, धार्मिक चेतना रही है, राष्ट्रीयता रही। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु युग से जानी जाती है। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल से के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना है, आश्रयदाता की प्रशंसा है, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में किया गया है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या है? देखिए, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? तो डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, पिंगल ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल कहलाती है। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और पिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश ब्रजभाषा। इसमें कंफ्यूज आप देख लीजिए, क्योंकि पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा नहीं, शायद ब्रजभाषा प्लस पे अपभ्रंश आएगी। कन्फर्म कर लीजिएगा आप। पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाला से, विद्याधर से, जल्लन से और चंद्रप्रदाई से। किससे हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदाई से हैं। पुस्तक चलन हथ दे चली गज्जन निरपकाज, यह पंक्ति चंद्रप्रदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में चित्रित किया है या रचित माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। देखिए, निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास, विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास, जिनदत्त सूरी और चंदनबाला रास आसगू की है। बताइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की है। स्थूलीभद्र रास किसकी है? जिनधर्म सूरी की है। और चंदनबाला रास आसगू की है। ये तो सही है। स्थूलीभद्र रास किसकी है? जिनदत्त सूरी की है। ये गलत है, क्योंकि ये जिन धर्म सूरी की है। किसकी है? जिन धर्म सूरी की। जिनदत्त सूरी की नहीं है ये जिन धर्म सूरी की है। देखिए कितनी माइनर मिस्टेक है। यह है एनवीएस पीजीटी 17/9/2019 को। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी की रचना नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ये सभी रचनाएं आदिकाल से संबंधित हैं और इनका सही सुमेलन इस प्रकार से देखिए। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की है। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी की है। चंदनबाला रास आसगू की है। और उपदेश रसायन रास किसकी है? जिनदत्त सूरी की। जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास, और जबकि जिनधर्म सूरी की है स्थूलीभद्र रास। रणमल छंद के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोइंदू, मधुकर कवि और श्रीधर। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर हैं। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर हैं। देखिए, रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित एक वीर गीत है। रणमल छंद क्या है? एक वीर गीत है। कितने छंद हैं इसमें? 70 हैं।
भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा था। भट्ट केदार ने क्या लिखा था? एक जयचंद्र प्रकाश से एक प्रबंध काव्य। मधुकर कवि ने जय मंक जस चंद्रिका और जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकें लिखी हैं। जोइंदू की 2 पुस्तकें कौन सी हैं? परमात्मा प्रकाश और योगसार। हाँ जी, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? राजेश्वर थे, समर सिंह थे, अनंतपाल थे और सोमेश्वर थे। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये सोमेश्वर थे। पृथ्वीराज रासों के पिता पृथ्वीराज रासों में जो पृथ्वीराज हैं उनके पिता क्या थे? सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर थे। प्राकृताभास हिंदी से आसे क्या है? अपभ्रंश से हैं, हिंदी से हैं, प्राकृत से हैं और पाली से हैं। किससे हैं? प्राकृताभास हिंदी से आसे क्या है? अपभ्रंश से हैं, हिंदी से हैं, प्राकृत से है, पाली से है। तो प्राकृताभास हिंदी से आसे क्या है? अपभ्रंश से है। प्राकृताभास हिंदी से आसे क्या है? अपभ्रंश से है। देखिए, प्राकृताभास हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होती है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। क्या है प्राकृताभास? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? देखिए, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नालय, जल्हण और जटमल। किसकी है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा रचित है। हाँ जी, गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जटमल के द्वारा। दलपति विजय की रचना खुमान रासों ने 9वीं शताब्दी में की थी। नरपति नालन ने कृत विशलदेव रासों की रचना 13वीं शताब्दी में की है। जल्हण चंद्र बरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों नामक रचना पूर्ण किया है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 11, 86, 84। तो 9 नाथों की संख्या मानी जाती है, 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए हैं। नागार्जुन है, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? नारोपा, लुइपा, गोरक्षपा और सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सरहपा हैं। सिद्धों नाथों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा हैं। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं। इन्हें सरोज वज्र या राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश के संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। देखिए, दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश रचना किसकी है? तो सरहपा की है। और इसका संपादन किसने किया? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? जगनिक है, दलपति विजय हैं, नरपति नाल, चंद्र बरदाई हैं। तो गुमान किसको होगा? जो दल का पति होगा। तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं। हाँ जी, खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। इनकी रचना 9वीं शताब्दी में हुई है। जगनिक ने परमाल रासों को लिखा है, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। नरपति नालह ने बीसलदेव रासों नामक ग्रंथ की रचना की है तथा चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कौन सी नहीं है? हाँ जी, कीर्तिलता, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और क्या है? जय मंक जस चंद्रिका। जय मंक जस चंद्रिका किसकी है? पदावली विद्यापति की नहीं है। देखिए, कीर्तिलता और कीर्तिपता इनकी अवहट की रचना है। पदावली और गोरक्ष विजय नाटक इनकी मैथिली की रचना है। जबकि जय मंक जस चंद्रिका है, ये विद्यापति की रचना नहीं, ये किसकी है? मधुकर भट्ट की है। ये मधुकर कवि की रचना है। जय मंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कृति विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार है। पूछा जाए कि विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार क्या है, तो पदावली है। भाषा क्या है? मैथिली भाषा है। इसी के कारण, पदावली के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया था। हाँ जी, विशलदेव रासों के रचनाकार कौन है?
बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाले हैं, चंद हैं, धनपाल हैं और जयानक हैं। हाँ जी, नरपति नाले हैं, चंद हैं, जयानक हैं या धनपाल हैं, कौन है? तो बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाले हैं। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाले हैं। हाँ जी, यस। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाले हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। जयानक की है पृथ्वीराज विसी। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह के थे, नरसिंह के थे, शिव सिंह के थे, कीर्ति सिंह के थे। तो किसके थे? कीर्ति सिंह के थे। किसके थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो किसके थे? चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों के थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ठीक है, किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के द्वारा विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के किस राजा में? शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो क्या आएगा? शिव सिंह आएगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी के प्रति, कमलिनी के प्रति, चंद्रिका के प्रति और संयोगिता के प्रति। 154। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो किसके प्रति अनुरक्त थे? ये थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग करना, हठ पूर्वक योग। है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ क्या है? चंद्र, और दोनों का योग। देखिए यही आएगा डी। क्या आएगा? डी आएगा। नाथ संप्रदाय में है का अर्थ है सूर्य और ठे का योग है चंद्र। देखिए नाथ संप्रदाय में हठ योग में है का अर्थ सूर्य है और ठे का अर्थ चंद्र है, और इन दोनों के योग को ही क्या कहा जाता है? हठ योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं था? सरहपा का, कुकरीपा का, सबरपा का, गोपीचंद का। तो किसका नहीं था? गोपीचंद का नहीं था। 156 में क्या आएगा? डी। गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं था। किससे था? गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं था, जबकि सरहपा, कुकरीपा, सबरपा इनका संबंध सिद्ध साहित्य थे। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हैं। राहुल वेल किस प्रकार की रचना? गद्य, पद्य, मिश्री, चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रामाख्यान, प्रबंध। ये देखिए राहुल वेल है वो किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है, और ये गद्य, पद्य, मिश्रित, चंपू काव्य है, और एक शिलांकित कृति है। इसमें नक्शिक का वर्णन किया गया है, और राहुल वेल क्या है? नायिका है। देखिए आदिकालीन ग्रंथ राहुल वेल गद्य, पद्य, मिश्रित, चंपू कृति है। इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं, और राहुल वेल एक क्या है? शिलांकित कृति है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे? किसके अनुसार? तो हमने पहले भी आपको बताया है कि शालियों की क्या करो? गणना करो। तो किसकी है? शालियों। यहाँ पे क्या है? शाली, और शालियों की क्या करनी है? हमें गणना करनी है। तो क्या आएगा? गणपति चंद्रगुप्त। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ जी, क्या आएगा? देखिए गणपति चंद्रगुप्त आएगा। देखिए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा को माना है। तो संस्कृत के क्या है? सर। राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? तो स्वयंभू को माना है, वह वर्मा को। शिव सिंह सेंगर, तो शिव सिंह सेंगर शिवजी पे क्या चढ़ाना हमें? पुष्प या पुंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है, अद्दहमान को माना।
अब्दुल रहमान को माना है। देखिए ये हमने पढ़ा था क्या, देखिए प्राकृत की, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसा ही दोहा और दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है 159 में, ये कथन किसका है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें इन्होंने लिखा है। देखिए प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। प्राकृत का बोध कब होता था, जब गाथा या गुहा कहा जाता था, और दोहा या दुहा कहने से किसका, अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 160 निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, गदाधर भट्ट हैं, हाँ जी गदाधर भट्ट हैं और हेमचंद्र हैं। कौन कौन है, अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र और गदाधर भट्ट। 160 में क्या आएगा, देखिए अमीर खुसरो भी आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति भी हैं, हेमचंद्र भी हैं, नहीं है तो कौन है, गदाधर भट्ट हैं। गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। हाँ जी देखिए गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है, ये दक्षिण ब्राह्मण है। क्या है ये, दक्षिण ब्राह्मण थे। तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। कहाँ से आए थे, तेलंग देश के आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से ये उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के को भागवत सुनाया करते थे। किसको, चैतन्य महाप्रभु को भागवत कौन सुनाया करते थे, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। किसके अंतर्गत आएंगे, भक्ति काल के अंतर्गत। जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति और हेमचंद्र आदि काल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। देखिए विद्याधर हैं, भट्ट केदार हैं, जगनिक है, श्रीधर है। कौन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है, तो कौन नहीं है, विद्याधर नहीं है। क्या है, विद्याधर नहीं है, विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है। ठीक है, विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो, आलेखंड, श्रीधर ने रणमल छंद की तथा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। देखिए भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है। भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा और भट्ट केदार। तो कौन आएगा इसका, हेमचंद्र आएगा। हाँ जी कौन आएगा, हेमचंद्र आएंगे। भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश। चंद्रप्रदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है, किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। चंद्रप्रदायी को हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है, जिसमें 69 सर्ग या समय है और 68 क्या छंद है। शिव सिंह सेंगर में छप्पियों का राजा भी कहा गया है इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि महाकवि चंद्रप्रदायी को माना है और शुक्ल जी ने लिखा कि चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, उन्हीं को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने सालीभद्र सूरी को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को माना है। और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। माना है वो याद कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो वहीं आएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। इनके लेखक चंद्रबरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इन्होंने चंद्रबरदाई के पुत्र किसको पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध कौन थे? सरहपा, कण्हपा, कमरिपा और डोम्बिपा। 165। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्यापद और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध कौन थे? तो कौन थे? सरहपा थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले कौन थे? पहले बौद्ध सिद्ध थे सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देनी कस मोरी माल, सूनी सेज ड्रावन लागे, विरहा अग्नि मोहि डस्ट खाई जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं, विद्यापति की हैं, कबीर की हैं और मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी हैं? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देनी कस मोरी माल। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? तो ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो जी की पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ किसकी हैं? मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देनी कस मोरी माल। ये किसके है? विद्यापति के। सूनी सेज ड्रावन लागी, बिरहा अग्नि मोही डस डस जाए। ये किसकी है? अमीर खुसरो की है। हाँ जी, 166 में किसका आएगा? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देनी कस मोरी माल, सूनी सेज ड्रावन लागे, विरहा अग्नि मोहि डस्ट जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? विद्यापति की हैं। विद्यापति की नहीं है ये। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसी कर देनी कस मोरी माल, ये विद्यापति की नहीं है। एक गलत दिया है यहाँ पे, ये अमीर खुसरो की ही है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कंफ्यूज है इसमें। अगली क्लास में कन्फर्म करके बताऊंगी मैं आपको। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, धार्मिक संबंधी और साहित्य संबंधी है। 167 में किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है वो किससे संबंधित है? व्याकरण संबंधी है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है जिसके लेखक हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं हैं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन आदि हैं। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे। अतः हेमचंद्र को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है। हेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है? कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है। वन 168। देखिए, रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सरहपा, पुष्यदंत, अद्यमान और लुइपा। देखिए, सरहपा कौन सी शताब्दी के हैं? 7वीं शताब्दी के हैं। लुइपा 8वीं शताब्दी के हैं। और पुष्यदंत सभी को पता है 10वीं शताब्दी के हैं। और अद्यमान 12वीं शताब्दी के हैं। तो क्या आएगा? सरहपा
लोईपा, पुष्यदंत और अद्यमान। देखिए सरहपा, लोईपा, पुष्यदंत और अद्यमान, ये विकल्प डी सही आएगा। देखिए विकल्प डी सही है। रचनाकार और कवियों के सही अनुक्रम इस प्रकार है। सरहपा 7वीं और 8वीं शताब्दी, लोईपा 8वीं शताब्दी, पुष्यदंत 10वीं शताब्दी और अद्यमान 12वीं शताब्दी। हाँ जी। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल ने कौन से कथन सही हैं? देखिए वज्रयान से आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं होती हैं। ये कथन किसका है? तो इसमें कौन कौन से सही आएंगे? देखिए वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तक हुआ है, क्या ये कथन सही है? जी ये सही है। वज्रयान से आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में नहीं निकला है। देखिए ये सिद्धों की परंपरा में नहीं निकला, ये गलत है। नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से निकले हैं, तो बी क्या आएगा? गलत। ए सही है, बी गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्या बताया है? सिद्धों का साहित्य है वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है, सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है, ये गलत है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक हैं जबकि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये कथन भी सही। ए और सी आएगा इसमें, क्या आएगा? ए और सी। देखते हैं ए और सी, ए ऑप्शन में, ठीक है। देखिए सिद्धों से संबंधित ए और सी सही है। देखिए रामचंद्र शुक्ल के कथन सही हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये बात सत्य है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक हैं, ये भी कथन है उनका। और यहाँ पे क्या दिया है कि सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं और नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकले हैं, ये नहीं गलत है। यहाँ पे आता कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकले हैं और सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक हैं, तो ये दोनों कथन भी सही होते। देखिए काव्य पंक्तियाँ हैं और रचनाकार हैं, इनको सम्मिलित करना। पंडिये शैल सत्य बखाणई, देहली बुद्ध बसंत न जाने, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। आगे क्या दिया है? बड़ कोयल तुई राधे, किन्ह कन्हाई लोचन आधे, और जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। देखिए जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये किसकी है? डी में रैदास जी की है। रैदास जी आएंगे, डी में आएगा 5। देखिए और क्या दिया है? हम इनका मिलान कर लेते हैं। डी में आएगा 5, तो डी में 5 कहाँ दिया है? सिर्फ यहीं पे दिया है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये आएगा। ये डी में क्या आएगा? 4। सी में देखिए बड़ कौशल तू राधे, किन्ह कनाही लोचन आधे, इसमें आएगा विद्यापति, ठीक है, क्या आएगा? विद्यापति। और बी में 3 आएगा, किस प्रकार से? जगनी की क्या है? बरस 18, क्या दिया है? 12 बरस लो कुकर जिए और 13 रो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन रो धिक्कार, तो ये किसकी है? जगनी की है। और पंडित शैल सत्य बखाणई, देहली बुद्ध बसंत न जाने, तो ये क्या आएगा? ये सरहपा सरहपा की पंक्तियाँ हैं। चलिए आज हम यहीं तक करेंगे 170 तक, ठीक है। चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की, फिर बाद में हम नहीं पढ़ेंगे, आगे अगली क्लास करेंगे। फिर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों का सही सुमेलन इस प्रकार से है। पंडिय शैल सत्य बखाणई, देहई बुद्ध बसंत न जाने, ये किसकी रचना है? सॉरी इसकी किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो सरहपा की हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन रो धिक्कार, ये जगनी की है। बड़ कोवल तू अराधे, किन्नल कन्हाई लोचन आदि, किसकी है? विद्यापति की है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये किसकी है? रैदास जी की है। क्यों कहते हैं ये ऐसा? क्योंकि रैदास जी का जन्म चमार जाति में हुआ था, ठीक है, इसलिए ये बोलते हैं। हाँ जी आज हम ये तक ही करेंगे। चलिए धन्यवाद आपका, ऐसे ही पढ़ते रहिए।